everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉर्ट सीरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पूरे 1 से 7 सेशन तक ऑल इन वन। हमने सेशंस को ब्रेक वाइज ब्रेक करके भी चैनल्स पे अपलोड किया, जैसे एक बार सेशन 1 2 फिर 3 4 5 6 7 ये तीनों को 3 दिन में मैंने कंप्लीट किया है। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक वन शॉट कंप्लीट वीडियो डाल देती हूँ, जिससे आपको प्लेलिस्ट में इधर उधर ढूंढना ना पड़े और एक ही बार आपको वीडियो मिल जाए। तो ये वीडियो आपके लिए, स्टे ट्यून और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Business is an economic activity which is related with continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human wants। कह रहे हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमेशा ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स सामानों का जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा चलता ही रहता है, ताकि इंसान की हमारी जो जरूरतें हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप बिजनेस माइंडेड होता है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है, तो दो चीजों की वजह से, या तो उसमें प्रॉफिट चाहिए होता है या तो उसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए होगा। लेकिन समटाइम्स वी फाइंड देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज अवेलेबल। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि जो चीजें हमें चाहिए और जो चीजें अवेलेबल होती हैं उनके बीच में एक गैप होता है। इस गैप को हम अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। Some people who are ready to take risk fill the gap by providing necessary product and services। तो ये जो गैप होता है, कभी कभी गैप किस में होता है कि जो चीज हमें चाहिए और जो चीज अवेलेबल है, तो इस बीच में कुछ लोग होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इस जगह पे लॉन्च करते हैं, इस जगह पे शुरुआत करते हैं। सच पीपल आर एंटरप्रेन्योर, और ऐसे लोगों को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो अपना न्यू बिजनेस आइडियाज के साथ आते हैं। मान लीजिए कि अभी हम क्या बोले कि कोई एक चीज है जिसकी डिमांड है, जैसे कि चाय की बहुत ज्यादा अगर डिमांड है लेकिन चाय पत्ती अवेलेबल नहीं है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होंगे कि अवेलेबल क्या चीज नहीं है और किस चीज की डिमांड है, उसके बीच में वो कोई नया अल्टरनेटिव ढूंढ के लाएंगे। भाई, लोगों को चाय की क्रेविंग है और चाय पत्ती अवेलेबल नहीं है, तो जो चीजें हमें चाहिए और जो चीज अवेलेबल है उसके बीच में हमारा तो एक गैप आया। तो एंटरप्रेन्योर की शुरुआत वहीं से होती है कि वहां से वो अल्टरनेटिव एक न्यू बिजनेस आइडिया क्रिएट करते हैं कि भाई चाय की क्रेविंग खत्म करने के लिए क्या हम नया सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या उसका अल्टरनेटिव चीजें ला सकते हैं। दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, इज विलिंग टू टेक सर्कुलेट रिस्क एंड ब्रिंग अ न्यू आइडिया टू ब्रिंग अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जो खुद के अंडर काम करता है, जो किसी के अंडर काम नहीं करता है, जो खुद अपना एक बिजनेस आइडिया ग्रो करता है कि कैसे बिजनेस को चलाया जाए, कैसे प्रॉफिट होगा, कहाँ लॉसेस होंगे, कितना प्रॉफिट होगा, क्या प्रोडक्ट लेना है, क्या सर्विसेज लेना है, क्या आइडियाज होंगे, वो सारी चीजें खुद ही करता है। हाउएवर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आर नॉट एंटरप्रेन्योर। लेकिन आपको ये चीजें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हर सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर अलग चीज होती है। हाँ, एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन सारे सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, एक शॉपकीपर को एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जाएगा तब तक जब तक कि वो अपने न्यू आइडियाज को, बिजनेस आइडियाज को ये नहीं करेगा। जैसे कि मेरे पास एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, मेरे कपड़े की दुकान है, तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती जब तक मैं उस कपड़े को कोई बिजनेस में नहीं, बिजनेस टाइकून में ना कन्वर्ट कर। जैसे मैं अपने कोई फैशन शो, कोई फैशन इंडस्ट्रीज ना खोलूं, तब तक मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। हाँ, अगर नायका एक बहुत ज्यादा कंपनी, नायका बहुत बड़ी कंपनी है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर शॉप पे कुछ चीजें मिल रही हैं, जैसे नायका को कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो शॉपकीपर एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो नायका, वो कंपनी जिस कंपनी से बन के वो कंपनी एंटरप्रेन्योर है। तो आई होप कि मैं आपको क्लियर समझा पा रही हूँ कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। हर सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जिसके पास खुद की क्रिएटिविटी, खुद की बिजनेस आइडियाज होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेशन 1 है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अभी तक हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या आपकी माँ ने कभी आपसे कहा है कि मार्केट से सामान लेके आइए, उस मार्केट से जो आपके घर के पास है? डू यू बाय थिंग्स फॉर योर सेल्फ फ्रॉम शॉप नियर? क्या तुम अपने लिए कोई सामान खरीदते हो जो तुम्हारे घर के पास होता है? मे बी आप बॉट मिल्क, हो सकता है आप दूध खरीदने जा रहे हो, आप सब्जियां खरीदने जा रहे हो, फ्रूट्स खरीदने जा रहे हो, बुक्स खरीदने जा रहे हो, पेंसिल खरीदने जा रहे हो, आइस, राइस, आइसक्रीम, ये सारी चीजें आप खरीदने जा रहे हो। विजिट द मार्केट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम बाय। आप एक काम कीजिए, आपकी एक्टिविटी है कि आप देखिए आपको क्या क्या चीज आप अपने घर के पास के स्टोर से आप खरीद पा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, व्हाट आर द थिंग्स यू बाय। क्या आपने खरीदा? जैसे फूड आइटम में आपने दाल, चावल, स्पाइसेस है। रेडीमेड सामान में आपने कपड़ा खरीदा। शॉपकीपर कहाँ से खरीदा आपने दाल चावल के सामान? तो किराना के स्टोर से खरीदा। कपड़े आपने कहाँ से खरीदे? तो एक बिग मॉल से खरीदा। डज द सेलर फ्रॉम वर्क इटसेल्फ और समवन एल्स। क्या वो जो सेलर है वो खुद के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं? तो जैसे किराना शॉप वाले हैं वो खुद के लिए काम करते हैं, बेसिकली खुद के लिए काम, वो हेल्पर्स की बात में मैं नहीं कर रही हूँ। और जो ये मॉल वाले लोग हैं, नो द सेल पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ चेन। और यहाँ
जो है वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे, तो जो मॉल में जो आपको कपड़े दे रहे होते, जो आपके सर्विसेज आपको बता रहे होते कि मैम इस पे डिस्काउंट, वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं ना। वो उनके मालिक तो होते नहीं है, वो जस्ट वर्कर होते, जस्ट एम्प्लॉय होते, तो वो खुद के लिए काम करते। तो क्या आपने नोटिस किया कि एक छोटे से बिजनेस, एक शॉपकीपर की दुकान बहुत छोटी है लेकिन वो अपना खुद का मालिक है वहां पे, लेकिन एक इतना बड़ा मॉल होने के बाद भी लोग वहां पे काम करने जा रहे हैं, तो व्हाट, क्या कौन एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे, है ना। द ओनर आर सेल्फ एम्प्लॉयड वाल द एम्प्लॉयर आर वेजेस अर्नर। अब आपने किराने स्टोर पे देखा कि जो बिजनेस जो किराने का मालिक है वो खुद ही एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि उसको वो अपने लिए वो सामान भी खुद दे रहा है, पैसे भी खुद कमा रहा है। लेकिन मॉल के जो वर्कर्स है वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, अपने ओनर के लिए काम कर रहे हैं, जस्ट डेली वेजेस पे वो काम कर रहे हैं। हो सकता है मंथली सैलरी भी हो, डेली वेजेस भी हो, बट वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। न्यू आइडियाज विथ विच एन एंटरप्रेन्योर एड वैल्यू अ बिजनेस कैन बी मेनी काइंड। अब कह रहे हैं कि नए नए एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सारे आइडियाज भरे हुए होते हैं, तो वो अपने नए आइडियाज से वैल्यूज ऐड करते हैं किसी भी बिजनेस में। बिजनेस माइंडेड होना इतना आसान काम नहीं है, हर इंसान बिजनेस माइंडेड नहीं हो सकता, हम नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते। बिजनेस माइंडेड होने के लिए बहुत क्लेवर माइंडेड होना पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ, हो सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत बहुत चाहिए। तो अपने न्यू आइडियाज से वैल्यूज ऐड करते हैं, जैसे बहुत कोई नया प्रोडक्ट ला दिया, प्रोडक्ट में वैरायटीज ला दी, नई सर्विसेज ऐड कर दी, जैसे होम डिलीवरी, क्रेडिट सर्विस, न्यू मार्केटिंग आइडियाज, कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज, और बहुत सारी चीजों से वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को एकदम एक्साइटिंग, अमेजिंग और इनक्रेडिबली फैंटास्टिक बनाते हैं। यानी कि उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, उनके वाइब्स को मैच करते हैं और उसमें और वैल्यूज ऐड करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड टू मेक अ बिग प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि अपने बिजनेस प्लान्स जो आपने बनाए हैं उसको डेवलप करना, उसको लॉन्च करना, बिजनेस को चलाना और अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करना विद सम इनोवेशंस, यानी कि कुछ इंप्रूवमेंट के साथ, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो सके और आपके जो कस्टमर है उनके डिमांड भी सेटिस्फाइड हो सके। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी जर्नी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। आई होप कि मैं आपको बहुत क्लियर होंगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? अब एंटरप्राइज भी तो कुछ होगा, हमने एंटरप्रेन्योर देखा, एंटरप्रेन्योरशिप देखा। अब एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज एक प्रोजेक्ट होता है या अंडरटेकिंग होता है जिसमें आप अपने सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, जो कि किसी ने अभी तक नहीं किया हो। चलिए एक स्टोरी हम पढ़ते हैं सौम्या की स्टोरी से, जिससे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चल जाएगी। सौम्या की स्टोरी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। सौम्या एक छोटे से गांव में रहती थी कर्नाटक के। उसके पेरेंट्स बेंगलोर आए थे बेटर जॉब की सर्च में, है ना, बेटर जॉब के लिए। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखा। उसके फादर स्टार्टिंग से ही एक शॉप में कपड़े की दुकान में काम करते थे। उसकी माँ खाना बनाती थी किसी किसी घर में जाके। सौम्या हमेशा से अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। सौम्या अब कॉलेज जाती थी और वो चाहती थी कि वो पैसे कमाने लगे। जैसे ही वो 18 साल की हुई उसने सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें पैसे मिले और हम अपने फैमिली की हेल्प कर सके। She noticed that girl in her college cared about health and did not want chips and other unhealthy food. उसने देखा कि उसकी जो कॉलेज की लड़कियां है वो अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, बाहर की चिप्स वगैरह को वो अवॉइड करती है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड की कि वो क्या कर सकती है। उसने हेल्थी स्नैक्स बनाना शुरू किया और अपने कॉलेज के दोस्तों से उसको बेचना शुरू किया। ये था उसका एक बिजनेस आइडिया। यहाँ से एक आइडिया मिला। उसने देखा कि क्या चीजें, कुछ कुछ चीजों की जरूरत है, क्या चीजें हो रही है, उसको उसके माइंड में ट्रिगर कर गई। उसके फ्रेंड्स को वो चीजें बहुत पसंद आई। ना सिर्फ वो स्नैक्स हेल्दी था बल्कि बहुत ज्यादा टेस्टी था। अब वो टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स को अपने एरियाज में भी बेचने लगे। पहले उसने स्मॉल स्केल पे उसको शुरू किया, फिर जाके उसको लार्ज स्केल पे शुरू किया। एज द डिमांड फॉर, जैसे ही स्नैक्स का जो डिमांड था वो इंक्रीज हुआ, सौम्या ने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसको पैसे चाहिए मशीन्स के लिए, मशीन सेटअप करे कि जिससे वो और स्नैक्स बना सके। उसने स्टार्ट मेकिंग 5 टाइम द स्नैक स्टार्टेड गिव। अब वो 5 गुना ज्यादा स्नैक बना लगी और कमीशन थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड्स को भी देने लगी और अपने सोसाइटी में उसने अपना एक बिजनेस सेटअप कर दिया। ये था उसका राज कि उसने बिजनेस कैसे सेटअप किया। 2 साल के बाद से सौम्या की जो स्नैक्स थी वो हर दुकान पे बिकने लगी। उसने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की और अपने बिजनेस आइडिया से उसने अपने कॉलेज की फीस भी भरी और आगे अपने पेरेंट्स को हेल्प भी कर पाई। तो ये थी सौम्या की जर्नी फ्रॉम एक छोटे से आइडिया से वो एंटरप्रेन्योर कैसे बनी, पूरी एक जर्नी। चलिए बढ़ते हैं सेशन 2 पे, जो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका क्या है? इफ यू वर एंटरप्रेन्योर, हाउ डू यू थिंक यू विल हेल्प योर कंट्री? सपोज कीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो आप अपनी कंट्री की हेल्प कैसे करेंगे? कंट्रीज विच एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप हैव ग्रोन फास्ट। ऐसे कंट्रीज जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया है, वो कंट्री की ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है।
इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू ब्रॉडली डिफाइन द रोल ऑफ बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें कि हम एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपको भी पता है कि जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेप्ट किया, इंकरेज किया, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इन सर्कुलेशन। As entrepreneur create value by making available better and cheaper product and services for customer, the economic grows। यानी कि entrepreneur क्या करते हैं? entrepreneur एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो कस्टमर को देते हैं वो बेटर होते हैं और चीपर होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। As entrepreneur grow their businesses, investor put money into business and expect good return। जैसे जैसे entrepreneur अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बदले में उनको जो सामान मिले, जो प्रोडक्ट मिले, वो क्वालिटी का मिले। एज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर बिजनेस में आएंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे, हमारी कंट्री भी वैसे वैसे ग्रो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट। अब हमने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो देख लिया, अब सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? क्रिएशन ऑफ जॉब। एक बिजनेस स्टार्ट होता है एंटरप्रेन्योर के जरिए, तो यूजुअली वो बिजनेस बहुत ज्यादा छोटा होता है। जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल छोटा होगा। जैसे आप टेबल ही याद करने की शुरुआत करेंगे तो डायरेक्ट आप 19 या 18 या 17 16 का टेबल नहीं याद करेंगे, आप 2 3 4 धीरे धीरे आप याद करेंगे। तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का जब स्टार्ट होता है तो वो छोटे स्केल पे शुरू होता है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया और ग्रो किया तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा। जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उसे मोर वर्कर्स की जरूरत होगी, जब मोर वर्कर्स की जरूरत होगी तो वो एक जॉब वैकेंसी क्रिएट करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। गुड क्वालिटी जॉब की वजह से लोग अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, लोगों की लाइफ गुड होगी और जो सोशल डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। लोग इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड हो जाएंगे, सोशली भी डेवलप्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर थिंग्स अवेलेबल टू लिव कंफर्टेबल लाइफ। अब जीने की लिविंग स्टैंडर्ड आपकी हाई हो जाएगी, ठीक है। When entrepreneurs sell product like a tractor, a mobile phone or a मोबाइल सर्विस, इट हेल्प पीपल लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ। कह रहे हैं कि जब एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसे बिजनेसेस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्क आपके ट्रैक्टर हो गया, तो उससे लोगों की लाइफ क्या होती है और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे कि एक स्मॉल विलेजर जो उसका ये नहीं है, डिड नॉट हैव अ गुड क्वालिटी सोप विच विलेजर्स फॉल टू सिक। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट गोइंग टू सिटी कलेक्टिंग एंटीबैक्टीरियल सोप। कह रहे हैं कि गांव के लोग ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनके पास एंटीबैक्टीरियल सोप नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर उनको इन्फेक्शन हो गई, ईचिंग हो गई, तो साबुन खरीदने के लिए शहर तक जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो हैंड वॉशिंग है, जो एंटीबैक्टीरियल सोप है, वो गांव में मिलने लगे तो गांव के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड तो बेटर हो जाएगी ना। समझ रहे हैं आप? जैसे गांव में अगर बाथरूम नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, लोग खेतों में जाते हैं करने के लिए, तो उससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाती है। अगर क्या है, सरकार हर जगह पे बाथरूम सेटअप कर दे, मतलब बाथरूम बनवा दे, बाथरूम बनने की क्वालिटी मतलब पैसे उनको दे दे, तो सोचिए कि उनका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। उनको भी अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे खेतों में जाना, बताइए, आप ही बताइए, किसी को अच्छा थोड़ी लगता है, बट मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे मेडिकल शॉप्स अवेलेबल नहीं होते गाँव में, तो अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे शहर में जाना पड़ता है। सोचिए अगर आपके गाँव में मेडिकल शॉप और डिस्पेंसरी हो तो आपको कितना इजिली चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी कि अरे आप बीमार पड़ गए तो आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो मेडिकल शॉप्स अवेलेबल है। अब है ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज, आपका ऑप्टिमल यूज कैसे करें? देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट अराउंड अस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जब हम अपने आसपास देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल है। एंटरप्रेन्योर कीप वर्किंग टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल। अब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ढूंढते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि कैसे इन रिसोर्सेज को कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट के साथ इसको यूज किया जाए, ठीक है। मोर बेनिफिट एट लोअर प्राइस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। कह रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उनका माइंडसेट ये होता है कि कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कैसे करें, और कॉम्पिटिटिव प्राइस यानी कि अगर मार्केट में बहुत सारे लोग, मान लीजिए एक एग का प्राइस है, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग उसकी प्राइस अगर 10 रुपए रख रहे हैं और एक जगह पे 8 रुपए लग रहा है, तो जहाँ पे 8 रुपए बिकेगा लोग वहीं पे जाएगा। उसको अभी थोड़ी देर के लिए आपको लॉस लग सकता है कि सारी जगह पे तो 10 रुपए मिले, वो 8 रुपए में क्यों बेच रहे हैं, बट वो लोग अपना 10 रुपए वाला लेके रखे हुए हैं। अब 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये 8 रुपए करके अपने बहुत सारी चीजें बेच देगा, तो थोड़ा लॉस भी इसका होगा, बट इन लोगों से तो ज्यादा प्रॉफिटेबल उसका बिजनेस होगा ना। तो ये एक बिजनेस माइंडसेट होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड होता है। मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हूँ, जैसे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है। जोक्स अपार्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत क्लियर होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, क्यों कंट्रीज को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको इंकरेज करना चाहिए। ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या क्या होती है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेली वेज एम्प्लॉयमेंट से अलग है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स के बारे में,
तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। कैन यू थिंक अबाउट बिजनेस पर्सन फ्रॉम हुम यू बाई थिंग्स? क्या आप ऐसे बिजनेस पर्सन को जानते हैं जिनसे आप सामान खरीदते हैं? उनकी कुछ क्वालिटीज लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मिल्कमैन है, उसकी क्वालिटी क्या है? वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। एग्जाम्पल क्या लेंगे आपकी? वो 3 बजे उठता है, सबसे पहले अपने कस्टमर के घर घर जाके वो दूध देता है। 3 बजे उठता है, दूध निकालता होगा, अपने गाय को चारा वारा देता होगा, साफ सफाई करता होगा और 5 बजे तक सबके दरवाजे पे वो दूध जाके पहुंचा देता है। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन दैट डिस्टिंग्विश एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक बाल बराबर एक बारीक सी लाइन है जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्रेन्योर को अलग करती है। वो क्या है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, रामू एक चाय वाला है जो कि अपने बस स्टॉप पे पास के बस स्टॉप पे चाय बेचता है। वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है और अच्छी प्रॉफिट भी होती है, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, ये एक पुरानी सोच है कि कैसे पैसे कमाने हैं। अब देखिए, रानी ने भी चाय बेचना स्टार्ट किया रोड साइड पे। उसने डिसाइड किया कि वो अलग अलग फ्लेवर की चाय बेचेगी, जैसे कि टी पार्लर पे अलग अलग फ्लेवर के चाय मिलते हैं, रीजनेबल प्राइस पे वो बेचेगी। हर क्लाइंट वेराई फ्रॉम डेली वेज ऑनर टू एक्ट एंड पॉलिटिशियन बिकॉज ऑफ ए यूनिक आइडिया। और उसके क्लाइंट जो है उसके तरफ आते हैं क्योंकि उसकी आइडियाज बहुत ज्यादा यूनिक है। तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो गई, वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से उसकी सोच अलग हुई। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक अनदर एंटरप्रेन्योर की स्टोरी और समझेंगे कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। सुषमा एक टॉय मेकर, खिलौने बनाने वाली, उसकी स्टोरी से हम आइडिया लगा लेंगे। सुषमा इज अ मदर ऑफ 2 यंग किड्स। सुषमा जो है 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ है। उसने अपने पेरेंट्स को शी सम गिविंग देयर मोबाइल फोन टू प्ले विद अदर्स गेम प्लास्टिक टॉयज। उसने देखा कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं खेलने के लिए और कुछ प्लास्टिक के खिलौने देते हैं खेलने के लिए। बोथ ऑफ दीज आर बैड फॉर किड्स एंड एनवायरमेंट। उसने देखा कि ये दोनों ही चीजें खराब है। अगर फोन देखेंगे तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और प्लास्टिक से खेलेंगे वो भी आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। तो वो चाहती थी कि बच्चे खेले जिससे उनका दिमाग भी तेजी से ग्रो हो और उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी ना हो। उसके अंदर एक आइडिया है, क्यों ना हम लकड़ी का खिलौना बनाए। लकड़ी के खिलौने बनाने से ना सिर्फ बच्चे खेल पाएंगे बट उनको लर्निंग में भी हेल्प मिलेगी। तो उसने क्या किया, शी मेड अ फ्यू टॉयज। उसने कुछ टॉयज बनाए और अपने फैमिली और फ्रेंड को उसके पिक्चर्स शेयर करना स्टार्ट कर दी। दे वर एक्साइटेड टू बाय दिस न्यू टॉय। और जब उसने पिक्चर स्टार्ट की तो उसके फैमिली फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि मैं ये खिलौने खरीदूंगा और अपने बच्चों को दूंगा जिससे वो मोबाइल से भी पीछे छोड़ दे, प्लास्टिक टॉयज भी पीछे छोड़ जाए और उनका हेल्थ प्रॉब्लम भी ना हो। Her best friend told her that toy she had brought her sharp edge and not hurt her child. उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको कहा कि जो तुम टॉय वो खरीद के लाई थी उसके एज बिल्कुल भी सॉफ्ट होने चाहिए ताकि बच्चों को उससे चोट ना लगे। सुषमा ने इमीडिएटली अपने डिजाइन को चेंज कर दिया और हार्ड एज से उसने सॉफ्ट एज टॉय बनाया। तो बहुत कम लोगों ने उसके प्रोडक्ट को खरीदा। उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किया कि अपने कस्टमर को वो टॉयज बेच सके। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया उसने। उसने हार नहीं मानी और लोगों को समझाया, अपने कस्टमर्स को पैटर्न समझाया। Soon she realized that people prefer to buy toys for their kids from established and permanent shop। फिर उसे ये लगा कि जो लोग हैं उनकी सोच ये है कि वो जो खिलौने हैं वो खरीदेंगे कहाँ से, किसी परमानेंट शॉप से खरीदना चाहेंगे, ना कि किसी एक नॉर्मल ऐसे वेंडर से जो घर घर जाके सामान बेचता है। उसने एफर्ट्स किया अपने पार्टनर के साथ और अलग अलग दुकान पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया। उसने क्रिएट किया, डिमांड्स को इंक्रीज किया कि उसने देखा कि कौन से टॉय की डिमांड ज्यादा है। उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। 2 साल के बाद से उसकी खिलौनों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। Soon she was selling toy not only in India। और बहुत जल्द ऐसा आया कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी उसके खिलौने बिकने लगे। तो एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो आपके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले पेशेंस, धैर्य आपके पास होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक दिन का जॉब नहीं है, सक्सेस बहुत जल्दी अचीव नहीं होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप किसी भी बिजनेस को चला रहे हैं तो धैर्य रखना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉसेस तो ये तो नियम है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आपकी प्रॉफिट हो रही है तो लॉस भी होगा, उस समय पे आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। बहुत शांति से काम कीजिए। कभी हो सकता है कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए और कभी हो सकता है कि सालों साल लग जाए। तो पेशेंस इज द की फंडामेंटल फीचर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा है पॉजिटिविटी। जब एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, कभी कभी तो वो फेल भी हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत ही होती है पॉजिटिविटी के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपने थॉट्स नेगेटिव थॉट से नहीं भरना है। इसलिए कभी कभी जब एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा फेज आता है कि जब उनको बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, उस समय भी अपनी सोच को हाई पॉइंट पे ले जाइए। जैसे कि सुषमा का एग्जांपल ले लीजिए। सुषमा ने अपने कस्टमर से कंप्लेन सुना लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई, उसने अपने धैर्य नहीं खोया बल्कि उसको सुना, उस पर काम किया और फिर उसको इम्प्रूव किया। अब देखिए उसकी पहचान ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि पूरे वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी उसकी पहचान है।
तीसरा है हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड परसेवरेंस। अब है कि कभी किसी सिचुएशन में हार नहीं मानना है। हर बिजनेसमैन के पास फेल्योर तो आती है, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जिसको हमेशा सक्सेस ही मिली है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को तब तक हार्ड वर्क करने की जरूरत है जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता, और सक्सेसफुल होने के बाद भी हार्ड वर्क जरूरी है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहे, अपने गोल को अचीव करते रहे और ट्राई करते रहें कि आप कभी फेल ना हो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपका डेलीलू डिसीजन नहीं होना चाहिए, डेलीमा में नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँ, मेरा ये माइंडसेट है, यही होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं इस पे ही काम करूंगा, मेरे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपकी कही बात आपके एंटरप्रेन्योरशिप में पत्थर की लकीर होनी चाहिए कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप अपने इरादों में कभी कोई गिरावट नहीं आने देंगे। जैसे कि सुषमा का कॉन्फिडेंस था उसकी क्वालिटी और उसकी रीजनेबल प्राइस, तो उसने अपनी क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस को एकदम मेंटेन रखा, उसने डिमांड आने पे प्राइस नहीं बढ़ा दी। तो ये आपके अंदर भी होना चाहिए कि आपने जो शपथ ली था, जो एम लिया था आपने, वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कंप्लेंट कितनी भी बड़ी हो, यू मस्ट बी अधेयर टू योर प्रोमिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन टू ट्रायल एंड एरर। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो आप उसको ट्राई कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा, एंटरप्रेन्योर को आदत होनी चाहिए न्यू न्यू आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। फेल्योर तो आता ही है, ठीक है। शी विल हैव टू यूज ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट। हर चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करते, वो नहीं हुआ तो ये ट्राई करते। इससे होता है कि आपको एक और नया आइडिया मिलता है कि इसके अलावा भी और कौन से तरीके हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज का, जैसे सुषमा का एग्जांपल लेंगे तो सुषमा ने प्रोडक्ट को अपने सिर्फ फ्रेंड और फैमिली सर्कल पे नहीं बेच के एक ऐसा परमानेंट शॉप ढूंढा जहां से कस्टमर्स उसके चीजों तक पहुंच सके। तो ये था ओपन एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब एक क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर प्रॉब्लम को अलग अलग नजरिए से देखने की भी क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि दे शुड ऑल्सो बी एबल टू रिकॉग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी इन प्रॉब्लम। आपको आपदा में अवसर ढूंढने वाला तो कहावत आपने सुनी होगी, मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ। तो प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना आपको आनी चाहिए अगर आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे माइंडसेट के हैं कि अपॉर्चुनिटीज में भी प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, तो आपको वैसा नहीं बनना है। आई जनरली अवॉइड दैट। बहुत गुस्सा आता है लोगों को जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, आप उसकी अप्रिशिएशन नहीं कर सकते, आप चार लोग के बैग में उसकी बुराई करने लगते हैं। अरे वो तो पहले ऐसी थी, वो तो पहले वैसी थी। भाई आप अपने काम से काम रखो ना, क्यों दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करना है आपको? हु द हेल आर यू टू इंटरफेयर इन एनीवन्स लाइफ? अपने काम पे फोकस करो। आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अच्छा कीजिए। और अपने लाइफ में कुछ शुरुआत कर रहे हैं तो क्या होना है, तो ये है कि प्रॉब्लम्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, ठीक है। वन मस्ट नोट हर दैट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में नॉट बी एंटरप्रेन्योर। हमेशा इस बात को याद रखिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप ये रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए कि प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, उसके अगर बिजनेस को ग्रो कराना है तो उसके अंदर पेशेंस, प्रेजर्वेंस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान के लिए तरक्की का दरवाजा तब तक नहीं खुलता है जब तक वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। आप रिस्क लीजिए, आप उसके लिए काम कीजिए, आप एफर्ट्स कीजिए, तभी ऊपर वाला आपको आपका फल देंगे। आपने कोई मेहनत ही नहीं किया और सिर्फ आप दुआएं मांगते रह रहे तो वैसे थोड़ी होगा। आप काम कीजिए, काम करने के बाद आप दुआएं मांगिए, उसके बाद देखिए कैसे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को पूरी नहीं करते, ठीक है। तो अपने बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ पैसा ही, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड होने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं होता है, आइडियाज का भी ग्रोथ होना चाहिए और क्या अल्टरनेटिव मेथड्स आप यूज कर सकते हैं इसकी भी समझ आपको होनी चाहिए। तो सेशन 3 तो आपका कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं सेशन 4 की तरफ। तब तक आपकी बीचेस में जो बीच बीच में एक्सरसाइजेस है उसको प्लीज कंप्लीट करते रहिए ताकि आपको अपने प्रिपरेशन लेवल पता चले। बढ़ते हैं सेशन 4 की तरफ जो कह रहा है डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है? लास्ट सेशन में आपने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस वेंचर, जिसमें आप रिस्क लेते हैं कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट और लॉस पे रिस्क लेता है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और रिस्क का मतलब क्या होता है यहाँ पे जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो प्रॉफिट में मान लीजिए मिस्टर राम प्रसाद है जो कि एक स्वीट शॉप चलाते हैं विलेज एरिया में, ठीक है। ही इंकर अ टोटल ऑफ 35 kg ऑफ स्वीट एंड सेल एट, वो टोटल 35 किलो मिठाई बनाते हैं और 42 रुपए किलो पे अपने कस्टमर को बेचते हैं। उनको प्रॉफिट होता है हमेशा हर किलो पे, यानी 1 किलो वो अगर 42 रुपए हम बना रहे हैं, मतलब कि 42 में वो बेचते हैं और बना रहे हैं वो 35 रुपए किलो, तो हर किलो पे उनका 7 रुपए प्रॉफिट हुआ अप्रोक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न जो हुआ फिर टोटल जितना एक्सपेंस लगा उसमें और कितना वो उन्होंने बेचा, कितने में उन्होंने बनाया और कितने में बेचा, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। जैसे कि मैंने एक पेन बनाया जिस
को बनाने की कॉस्ट मुझे 7 रुपए लगी, लेकिन मैंने उसको बेचा 10 रुपए में, तो मेरी सेलिंग प्राइस में से मेरे कॉस्ट प्राइस को जब हम माइनस कर देंगे तो मुझे 3 रुपए का मुनाफा हुआ। तो दैट इज द प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप जब भी कोई बिजनेस सेटअप करता है तो उसको ये हमेशा आइडिया होता है कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतना पैसा मेरा, आप उतना ही पैसा भी आ सकता है, उससे बढ़ के भी आ सकता है या उससे कम भी पैसा आ सकता है, तभी उसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है तो वो आगे बढ़ता है उसमें। रिस्क क्या है, एक सिचुएशन लिखिए, रिजल्ट इज नॉट नोन, कि एक जहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको नहीं पता है क्या होने वाला है। जैसे कि आई एम मेकिंग, अब मैं 10 किलो मिठाई बना रही हूँ, मैंने 300 रुपये बनाने में खर्चा किया, दूध खरीदा, चीनी खरीदा, और मैंने स्टार्ट किया अपने बिजनेस को मिठाइयाँ बेचना बहुत कम प्राइस पे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट विदाउट आइडिया ऑफ रिस्क। तो हो सकता है कि मुझे उतना पैसा मिल भी जाए जितना मैंने लगाया, हो सकता है कि मेरे पैसे डूब भी जाए, कोई ना खरीदे, वो मिठाई सड़ गया, खराब हो गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप में फेल्योर को भी एक्सेप्ट करना होता है, आपको प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करना होता है, अप्रिशिएशन को भी एक्सेप्ट करना होता है। तो ये दो क्वालिटीज एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो प्रॉफिट, रिस्क टेकिंग, और दूसरा है कि प्रॉफिट लॉस जो भी है वो चलेगा, आपको रिस्क लेना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? सबसे पहले कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, यही सबसे बड़ी क्वालिटीज है। दूसरा है कि उसको अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन पे भरोसा होना चाहिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं इसके बजाय खुद पे, कि वो खुद मेहनत करे उस पर उसको विश्वास होना चाहिए। फ्लेक्सिबल सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करे, यानी कि उसने जो सिनेरियो क्रिएट किया हुआ था, हो सकता है कि अभी चल रही सिचुएशन के हिसाब से वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो सिचुएशन के हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल होना है। अब अपने आप को स्टिफ नहीं कर लेना है कि मैंने जो सोचा था मैं वही करूंगा, मैं नहीं बदल सकता, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नॉलेज को बढ़ाइए अपने, देखिए कि क्या डिमांड है, उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड कीजिए। फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट स्किल आपको आनी चाहिए, और प्लानिंग को परफेक्ट रखिए, इफेक्टिव रखिए, और एग्जीक्यूशन को फास्ट कीजिए, यानी कि जो आप प्लान कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कीजिए। अब हम देखेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज। वेज एम्प्लॉयमेंट में हमेशा दो पार्टीज होते हैं, एक वन इज नोन एज एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर के नाम पे जाना जाता है और एक एम्प्लॉय के नाम पे जाना जाता है। जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है वो इन्वॉल्व नहीं करता है उतना ज्यादा रिस्क, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क इन्वॉल्व होता है। हाउएवर द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। जो वेज एम्प्लॉयमेंट, जो सामान की जो कंटिन्यूटी होती है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि मैं अगर किसी को सामान बेच रही हूँ तो मेरा सामान उस तक कब तक पहुंचेगा, तो वो कब तक दूसरे को देगा, इसमें डिलेज हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज का अगर खराब चला तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। चलिए एक कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछना है, हाउ डज द पर्सन मेक मनी थ्रू द एक्टिविटी। रेस्टोरेंट में लोग कैसे पैसे कमाते हैं और जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो कैसे कमाते हैं, ठीक है। ये सवाल आपको खुद करना है, तो ये एक्टिविटीज आप देखिएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की बेनिफिट क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। वो काम कीजिए जिसमें आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिस काम में आप इंटरेस्टेड होते हैं ना उस काम को आप बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से कर पाते हैं, और जब आप कोई काम दिल से करते हैं तो उसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा, वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। अपने लिए काम कीजिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। जब आप सेटिस्फाइड होने के लिए काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। अपने लिए प्रॉफिट बनाइए। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो डिसाइड करता है कि उसको कितने पैसे चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, तो अपने लिए पैसे कमाइए। ज्यादा रिस्क लीजिएगा तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अब आप सोच लीजिएगा कि नहीं इसमें ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ज्यादा रिस्क लीजिए, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अभी तक हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है, जिसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं राहुल का, जो कि एक क्रिकेटर है। राहुल को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। His favorite player was Sachin Tendulkar and he never missed a match. उसके जो फेवरेट जो क्रिकेटर थे वो थे सचिन तेंदुलकर, वो कभी उनका मैच देखना नहीं भूलता था। He went for daily practice with his friend in the park. वो हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ पार्क में जाता था। वो ऑलराउंडर था, लाइक MS धोनी, बट ही वांटेड टू बी ग्रेट बैट्समैन। उसको मतलब जैसे फील्डिंग की भी नॉलेज थी, बैटिंग की भी नॉलेज थी, बॉलिंग की भी नॉलेज थी, लेकिन वो जो था वो बेटर ग्रेट बैट्समैन बनना चाहता था। He started improving his game and at age of 16 he played for the state team. उसने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और अपने आप में काफी इंप्रूवमेंट किया, और उसने 16 साल की उम्र में स्टेट लेवल पे खेला। उसकी टीम हार गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसके अंदर डिटर्मिनेशन का कॉन्फिडेंस था कि एक दिन वो इंडिया के लिए जरूर जीतेगा। He was great player and everyone in his village come to give him advice on cricket. वो बहुत अच्छा प्लेयर था और उसके गांव के जितने भी बच्चे थे, जितने भी लोग थे, वो उसी के पास आते थे क्रिकेट की एडवाइस लेने के लिए। राहुल हमेशा ट्राई करते जाता था, लेकिन कभी उसने किसी टीम को ज्वाइन नहीं किया। शायद राहुल के पास अदर ऑप्शन था अपने
क्रिकेट पैशन के साथ टच में रहने के लिए। एंड आर सम ऑफ द ऑप्शन ही कुड हैव एक्सप्लोर्ड। यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे जो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए था, जैसे कि इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप, आपको सवाल पूछने की एंटरप्रेन्योरशिप है। स्टार्ट अ क्रिकेट कोचिंग सेंटर, उसको अपनी क्रिकेट कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर था और उसके पास ये भी था, एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि सारे गांव के लोग उसी के पास आते थे। स्टार्ट अ स्पोर्ट्स शॉप, उसको अपना स्पोर्ट्स शॉप स्टार्ट कर लेना चाहिए था। स्पोर्ट्स एकेडमी, इन तीनों में से आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। क्या वो अपना कोचिंग सेंटर खोल लेता, या शॉप खोल लेता, या फिर स्पोर्ट्स एकेडमी खोल लेता। दूसरा, व्हाट डू यू थिंक ही विल बी डूइंग काइंड ऑफ वर्क इन ईच ऑफ द ऑप्शन। आपको क्या लगता है कि ये तीनों ऑप्शन हमने जो दिया उसमें अगर वो होता तो किसमें क्या काम करता? अगर कोचिंग सेंटर खोल लेता क्रिकेट तो वहां पे वो क्या काम करता, स्पोर्ट्स शॉप खोल लेता तो वहां पे क्या करता है, स्पोर्ट्स एकेडमी खोलता है तो वहां पे ये क्या काम करता है। ये आपका वर्क है, आपका वर्कशीट है, तो आपको फिल करना है। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। तो राहुल की स्टोरी समझ के पढ़ के हमें इतना पता चला कि बिजनेस 3 टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस और हाइब्रिड बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है? प्रोडक्ट बिजनेस वो होता है अ बिजनेस वेयर सेलर एंड बायर एक्सचेंज आइटम, ऐसा बिजनेस जिसमें खरीदने वाला और बेचने वाला अपने चीजों को एक्सचेंज करता है, जो कि देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। जैसे कि स्पोर्ट्स शॉप हो गया, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस था। सर्विस बिजनेस क्या होता है? एक बिजनेस जहां पे सेलर है द बायर टू फिनिश सम वर्क। सर्विस बिजनेस ये होता है यहाँ पे जो सेलर होता है वो बायर को एक टास्क कंप्लीट करने में उसकी मदद करता है, जैसे कि क्रिकेट कोचिंग सेंटर पे वो उसको पूरी ट्रेनिंग देगा। हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है? हाइब्रिड बिजनेस वहां होता है जहां पे दोनों सेलिंग प्रोडक्ट और सेलिंग सर्विसेज दोनों होता है। जैसे राहुल अगर एक स्पोर्ट्स एकेडमी कर लेता तो वो वहां पे इक्विपमेंट्स भी बेचता। वी कैन ऑल्सो सी रेस्टोरेंट वेयर, वहां पे रेस्टोरेंट भी होता है जहाँ पे खाना वाना मिलता, केटरिंग की सर्विसेज होती, तो वहां पे सर्विस भी हो रहा होता और सेलिंग प्रोडक्ट भी हो रहा होता। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग चीजों से मिलकर बना होगा। बढ़ते हैं हम लोग सेशन 6 की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस। प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है इन सारी चीजों के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ प्रैक्टिसेस दी गई है, ये आप खुद से परफॉर्म करनी है। हम आते हैं प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है, हम देखते हैं। सीन एंड टच का मतलब क्या हुआ कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। प्रोडक्ट बिजनेस में प्रोडक्ट को देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, कस्टमर उसका फिजिकल एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, वगैरह वगैरह। वही सर्विस बिजनेस को ना ही देखा जा सकता है ना ही टच किया जा सकता है, सिर्फ कस्टमर उसके लिए क्या कर सकता है, पे फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे वो पैसे देता है। पे में पेमेंट में पैसे भी हो सकते हैं, कोई और चीज भी हो सकती है, आप अदर तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। सॉर्टेड, सॉर्टेड मतलब प्रोडक्ट जो है वो स्टोर भी किया जा सकता है वेयर हाउस में, जैसे कि आपने बहुत सारे बैट्स खरीद लिए, बहुत सारे बॉल्स खरीद लिए। और सर्विस जैसे कि कटिंग हेयर कैन नॉट बी स्टोर, अब जैसे आपने बाल काटा उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जबकि कस्टमर की जैसे डिमांड होती है वैसे आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेड एंड ट्रांसपोर्टेड, तो बिजनेस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो आपका सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसको बनाया भी जा सकता है, फैक्ट्रीज से लाया भी जा सकता है और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है अलग अलग दुकानों पे। लेकिन सर्विस को ना ही बनाया जा सकता है ना ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ये कस्टमर के डिमांड के हिसाब से उनको सर्विस दी जाती है। सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्ट की हर टाइम सेम बनाई जा सकती है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी सर्विस की अलग टाइम पे, अलग जगह, अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग होती है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने देखा बिजनेस टाइप में हाइब्रिड बिजनेस के बारे में। यहाँ पे हम लोग कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमें क्लियर हो जाएगी। गाइज प्लीज बी हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए। मैं आपको फिर से बता रही हूँ क्योंकि मौसम में इतना ह्यूमिडिटी है एनवायरमेंट में कि इंसान बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जा रही है, जिसकी वजह से बेहोश होने का, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड एंड 2 लीटर पानी तो कम से कम मिनिमम आप अपने उसमें ऐड ऑन कीजिए। सना द ज्वेलरी एक्सपर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सना वियर ब्यूटीफुल न्यू इयरिंग्स एवरी डे विच शी मेक बाय हरसेल्फ। सना जो है उसको इयरिंग्स पहनने का बहुत शौक था, जैसे हर लड़कियों को होता है, लेकिन हम लोग कभी ओकेजनली पहन लेते हैं, या तो कुछ लड़कियां होती हैं जो हमेशा पहनती है। तो वो जो ज्वेलरी पहनती थी वो अपने हाथ से बना के पहनती थी। शी फाइंड अ डिजाइन ऑनलाइन, वो ऑनलाइन डिजाइन देखती थी, चीप मटेरियल्स खरीदती थी और उसके पास टैलेंट होता था तो अपनी बहन के हेल्प से उसको खुद बनाती थी। हर फ्रेंड्स एट द कॉलेज वेयर अमेज एंड प्लेस्ड ऑर्डर फॉर सिमिलर इयरिंग्स। उसके जो दोस्त होते थे वो उसके इयरिंग्स को देख के, क्वालिटीज को देख के, प्रोडक्ट को देख के बहुत ज्यादा अमेज होते थे और सेम चीज के लिए वो उसको ऑर्डर देते थे। हरीश जो था ढाबा वाला, उसकी क्या कहानी है देखते हैं। हरीश दिल्ली में अकेले रहता था, उसका घर मेरठ था। ही लेफ्ट हिज हाउस इन मेरठ टू वर्क, बड़े कंपनी में काम करने के लिए उसने अपने घर को छोड़ दिया। ही यूज्ड टू मेक हिज ओन लंच एंड टेक अ ढाबा एवरी डे टू ऑफिस। वो अपना खुद लंच बनाता था अपना और ढाबा चलाता था। ही हैड मेनी बैचलर फ्रेंड हु डिपेंड ऑन ऑफिस कैंटीन फॉर लंच। उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कि खाने के लिए ऑफिस के कैंटीन पे डिपेंडेंट होते थे।
उसको ही लव टू ईट द फूड बॉट दिस गेव हिम एन आइडिया, और वो उसको एक आइडिया मिला इससे कि जब उसके फ्रेंड्स को कैंटीन का खाना इतना ज्यादा पसंद है तो क्यों ना वो अपने ऑफिस में ही कुछ ऐसा ढाबा वगैरह करके कुछ टिफिन सर्विस चलाए। ही न्यू देयर वुड बी अ डिमांड फॉर हिज फूड। उसको लगा कि उसके खाने की डिमांड बहुत ज्यादा होगी ऑफिस में, क्योंकि लड़के लड़कियां दोनों ही खाते हैं, क्योंकि वहां पे अकेले रहते हैं तो खाना बनाना उनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो अगर वो खाना बेचेगा तो वो उसको जरूर खरीदेंगे। तो अब वो खाना अपने लिए भी बनाता था और अपने कलीग्स के लिए भी। यहाँ से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब प्रज्ञा एक डिलीवरी गर्ल, उसकी कहानी हम पढ़ते हैं। प्रज्ञा पेरेंट्स बॉट बाइक ऑन हर बर्थडे डेट लास्ट ईयर। प्रज्ञा के पेरेंट्स ने उसे बाइक दिले, मतलब स्कूटी है, तो स्कूटी रही उसकी, दिले उसके बर्थडे पे। अब वो उस स्कूटी से अपने कॉलेज जाती थी, अपने दोस्तों से मिलती थी। सिंस अ फ्रेंड यूजुअली हैड टू टेक अ बस फॉर ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर आर सम टाइम आस्क्ड टू ड्रॉप देम। अब क्योंकि उसके फ्रेंड्स के पास तो स्कूटी नहीं था तो उनको बस से कॉलेज जाना पड़ता, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो अपने दोस्त से कह देते थे कि प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो, आज कॉलेज के लिए मैं लेट हो जाऊंगी। सम टाइम, ठीक है। दे गेव हर आइडिया ऑफ स्टार्टिंग क्विक गुड्स डिलीवरी सर्विस यूजिंग हर बाइक। उसके दोस्त ने उसको आइडिया दिया कि यार तू डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दे, तेरे पास स्कूटी है, तू पैसे भी कमा सकती है, बहुत मजा आएगा। ठीक है। सो स्टार्टेड द डिलीवरी सर्विस फॉर पीपल इन द एरिया। अब वो अपने एरिया के लोगों के लिए सर्विस स्टार्ट कर देती है। शी बिकम फेमस। अब वो फेमस हो जाती है। जब आप कोई भी काम करेंगे तो पहले तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा, पहले तो आपको बहुत बुरा ताने वाने सुनाया जाएगा, बाद में आप फेमस हो जाएंगे। She later employed 5 people to work in her delivery company। पहले तो वो अकेले करती थी, जब वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, उसके पास काम एक्सपेंड हो गया, तो 5 और लोगों को उसने अपने कंपनी में ऐड किया। अब तीनों एंटरप्रेन्योर को आप क्लासिफाई कीजिए कि कौन बिजनेस है, कौन आपका हाइब्रिड है और कौन आपका प्रोडक्ट है। सना द ज्वेलरी एक्सपर्ट वो कौन सी थी? तो वो था आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। याद कीजिए कि वो प्रोडक्ट बना रही थी, ज्वेलरी बना रही थी। दूसरा है प्रज्ञा जो डिलीवरी वाली थी, तो ये क्या थी? सर्विस, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से ये कर रही थी तो सर्विस। और हरीश ढाबा वाला क्या था? ये भी आपका क्या था? एक सर्विस बिजनेस था। ठीक है। तो प्रोडक्ट, सर्विस और आपको हाइब्रिड में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब प्रोडक्ट बेस के आधार पर कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं? तो एबव एग्जांपल में आपने देखा कि प्रोडक्ट, सर्विस और हाइब्रिड। अब हम देखेंगे सना के एग्जांपल से कि और सिचुएशन क्या है। नाउ इमेजिन इफ इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर ओन इयरिंग, इफ सना वाज बाइंग इयरिंग फ्रॉम होलसेल मार्केट एंड सेलिंग इट टू पीपल, वुड बी स्टिल अ प्रोडक्ट बिजनेस। अब सपोज कीजिए कि सना तो अपनी खुद की इयरिंग्स बना रही थी, क्या अगर सना होलसेल मार्केट से इयरिंग खरीद के अगर उसको बेचती, क्या अब भी वो एक बिजनेस प्रोडक्ट होता? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता या नहीं होता? यस इट विल बी। हाँ, अभी भी वो होता। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है आपका ट्रेड बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है हम वो देखते हैं। दीज आर बिजनेस दैट मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां पे आप प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और उसको बेचते भी है। प्रोडक्ट्स यूजुअली फैक्ट्रीज में बनते हैं। इन केस ऑफ सना के केस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इयरिंग्स उसका जो था तो फैक्ट्रीज में, क्योंकि उसको फंड चाहिए था और सना के पास क्योंकि सना का बजट स्मॉल था तो वो अपने घर को ही अपनी वर्किंग एरिया बना रही थी। तो सना का प्रोडक्ट जो था बनाने में उसकी सिस्टर हेल्प कर रही थी, क्योंकि अभी वो फाइनेंशियली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि फैक्ट्रीज में बनेगी, बट स्टिल उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था। ठीक है। अब ट्रेड बिजनेस क्या होता है? ये बिजनेस ऐसा होता है कि आप पहले दूसरी जगह से सामान खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं। ये फैक्ट्री से लाने में आपको, फैक्ट्री से आप पहले लाते हैं फिर आपको बेचते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस बिजनेस इंक्लूड होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर शॉप। तो आपने दो तरह के बिजनेस को समझा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को और ट्रेड बिजनेस को। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, आप उसको कर लीजिएगा तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, जस्ट लाइक माई टैगलाइन। अब हमारा आज का लास्ट सेशन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर की नॉलेज और स्किल को इंप्रूव किया जाता है। इट कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम। यहाँ पे आप लर्निंग सिस्टम को फॉर्मल वे भी रख सकते हैं, इनफॉर्मल वे में भी रख सकते हैं। फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए और स्किल्स के लिए, ताकि आप में नॉलेज हो, अवेयरनेस हो और स्किल हो। इनफॉर्मल में इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस फॉलो करके आप कैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको ये भी समझने में मदद मिलेगी कि एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज होती है, उनको क्या हर टाइम टू टाइम क्या असेसमेंट करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कौन सी चीजें बदलनी चाहिए ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। तो लेट्स बिगिन। प्रेम ज्ञानपति डोसावाला। प्रेम ज्ञानपति ऑल्सो नोन एज डोसावाला। प्रेम ज्ञानपति को डोसावाला के नाम से भी जाना जाता है। उसका अपना फेमस एक चेन है, फूड चेन, जिसको डोसा प्लाजा बोलते हैं। करेंटली उसके 26 दुकानें हैं, 150 इंप्लॉय वहां पे काम करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ हर साल उसकी अर्निंग है।
प्रेम की स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी और सक्सेस स्टोरी। जब भी हम किसी की फेमस होने की बात करते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो हम उसके स्ट्रगल को भूल जाते हैं। कोई भी इंसान जब फेमस होता है, किसी मकाम पे होता है, तो हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि उसने कितनी स्ट्रगल की होगी। हम किसी को देख के जले क्यों भाई, उसकी अपनी मेहनत है। अगर भगवान किसी को कुछ दे रहे हैं, ऊपर वाले किसी को कुछ दे रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि आपकी हिस्से का छीन के वो नहीं दे रहे हैं। वो उसके हिस्से की है, उसकी कमाई में बरकत है। आपने भी की है तो आपको भी बरकत ज़रूर मिलेगा। किसी से जलना नहीं है आपको। आपको बस अपना काम करते रहना है, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा मिल रहा है तो इतना याद रखिए कि आपसे छीन कर नहीं दिया जा रहा है, वो उसकी मेहनत का है। तो जलना नहीं है। जब आप दूसरों से जलना बंद कर देते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी कमाई में और बरकत देते हैं, आपको और ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रहम करम करते हैं आपके ऊपर। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास सुबह उठते-उठते आपके पास काम है ना, तो तकलीफ मत उठाइए, तब कोसिए मत, तब उसके लिए नाशुक्री मत कीजिए, बल्कि हाथ जोड़ के दुआएँ माँग के अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आपको ऐसी ज़िंदगी मिली है, कि आपकी ज़िंदगी इतनी बिज़ी चल रही है, ताकि आपके पास ओवरथिंकिंग करने का और कुछ और सोचने का टाइम नहीं है। आप अपने काम में बिज़ी हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ बिल्कुल सॉर्टेड रहे, तभी उन्होंने आपको काम से ओवरलोड किया हुआ है। ठीक है? तो प्रेम की स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं हम। व्हेन ही कम टू मुंबई, प्रेम हैड नो फ्रेंड्स बट डिडंट नो द लैंग्वेज। जब प्रेम मुंबई आया था, सबकी पहले ड्रीम होती है एक मुंबई आने का, तो मुंबई आया था तो ना उसके कोई फ्रेंड्स थे और ना उसे कोई लैंग्वेज आती थी। उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया, मुंबई में बहुत सारा स्ट्रगल किया। उसने होटल्स में जाके बर्तन धोए, कप धोए, टेबल साफ किया, चाय बनाए अलग-अलग दुकान पे जाके। इवन उसने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया पार्टनरशिप के साथ कुछ-कुछ करने का, लेकिन वो फेल हो गया। प्रेम हैड सेव्ड सम मनी एंड वांटेड टू स्टार्ट अ डोसा शॉप। प्रेम ने कुछ पैसे बचाए और वो चाहता था कि वो डोसा शॉप खोले। उसने अपने भाई से, अपने अंकल से लोन लेने के लिए, मतलब लोन लेने के लिए बात की कि वो रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा-सा ढाबा खोलेगा डोसा बेचने का। रेलवे स्टेशन के बाद बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन बट डिड नॉट हैव मेनी ऑप्शन फॉर टेस्टी फूड। उसका ये प्लान इसलिए था क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनके पास कुछ खाने का हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन नहीं होता है। His customer praised his food and gradually he had customer for all far up। अब जैसे ही उसने स्टेशन पे डोसा देखा, लोगों ने खरीदा, तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उनको टेस्ट पसंद आया और धीरे-धीरे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। As he spoke to his customer, he found out the customer like different type of डोसा। जैसे उसने अपने कस्टमर से बात की, उसको पता चला कि कस्टमर्स की डिमांड अलग-अलग है, वो अलग-अलग फ्लेवर के डोसा उनको पसंद है। तो प्रेम ने पहले चाइनीज़ किचन में काम किया हुआ था, तो उसको पता है कि चाइनीज़ चाउमीन, टेस्टी चाउमीन कैसे बनाते हैं और अदर चाउमीन आइटम कैसे बनाते हैं। ही गेव हिम आइडिया टू इन्वेंट न्यू टाइप ऑफ डोसा। और तब उससे उसको आइडिया आया कि नए तरह का डोसा कैसे बनाया जाए, जैसे कि चाउमीन फ्लेवर आए, अमेरिकन चॉपसी, पनीर चिल्ली, स्प्रिंग रोल डोसा और 108 टाइप के डोसा उसने अपने मेन्यू में रखा पब्लिसिटी के लिए। ठीक है? सो इमेजिन कर सकते हैं 108 टाइप का डोसा। Then he took the biggest risk of his life and opened a new shop near a station named Dosa Plaza। और उसने अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। क्या रिस्क लिया? कि रेलवे स्टेशन के पास वो अपना एक खुद का शॉप खोलेगा, जो कि बड़ा होगा, उसका नाम होगा डोसा प्लाजा। डोसा प्लाजा इज वन ऑफ द फेमस डोसा शॉप इन मुंबई। आज आप मुंबई में जाके देख लीजिए, डोसा प्लाजा नंबर 1 शॉप है वहाँ का। उसके स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक डिफरेंट स्टेप टू स्टार्टिंग बिजनेस? क्या आपको लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप बिजनेस के लिए ये होता है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए, समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन फॉर डूइंग। जैसे कि आप पहले तो आप देखिए कि आप किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है। जैसे कि प्रेम की स्टोरी से पता चलता है कि वो डोसा डोसा बनाने में इंटरेस्टेड था, और आपको क्या चाहिए उसके लिए, जैसे कि टेस्टी होना चाहिए और रेलवे स्टेशन के पास होना चाहिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो, जहाँ पे भीड़ कम होगी, जहाँ कॉम्पिटिशन कम होगा, वहाँ ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है? दूसरा था गेटिंग मनी एंड मटेरियल। एक बार आपको आइडिया मिल जाए तो अब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है कि भाई मुझे कहीं से कुछ फाइनेंशियल का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो आपको बेसिक मटेरियल कम से कम चाहिए। उसके बाद कस्टमर की नीड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो बेचना चाहते हैं उसमें फ़ायदा नहीं है, कस्टमर्स आपसे क्या चाहते हैं ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करते रहिए, यानी कि फीडबैक लेते रहिए, और जहां आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहां इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की